दोस्तों क्या आप जानते हैं रेप्टाइल्स और मैमल्स में ट्रू डिफरेंस यानी कि एक यूनिक डिफरेंस होता है जो शायद आपको पता होगा। हमारा जो एक्सोस्केलेटन होता है वो लिविंग होता है, लेकिन रेप्टाइल्स में स्पेशली जो सरपेंट्स होते हैं, जो सांप होते हैं, उनका एक्सोस्केलेटन डेड होता है और वो उनको टाइम टू टाइम उसको छोड़ना पड़ता है, उसको त्यागना पड़ता है। और वही कारण है कि जो सांप होते हैं वो टाइम टू टाइम अपनी केंचुली उतारते रहते हैं। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी केंचुली होती है और वो कीरेटिन की बनी होती है। अब सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है दोस्तों कि रेप्टाइल्स एम्फीबिया से ज़्यादा विकसित क्यों हुए और वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रेप्टिलिया में एडवांसमेंट के रूप में उनको फ़ायदा हुआ और एम्फीबिया से वो ज़्यादा ग्रो हुए। उन चीज़ों को आज के इस वीडियो में अपन लोग जानने वाले हैं। क्लास रेप्टाइल के सदस्य लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जैसे कि कछुए जो डीप वाटर में रहते हैं, छिपकलियाँ उनके हैबिटेट के अनुसार जंगल में, रेगिस्तान में, शहरों में और गाँव में रहती हैं, और जो सरपेंट्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो भी अलग अलग जगह उनके अनुकूलन के हिसाब से रहते हैं। एंड क्रोकोडाइल जो एलिगेटर होते हैं जो कि डीप वाटर में भी रहते हैं और शैलो वाटर में यानी कि नदियों में और उनके किनारों पर सभी जगह रहते हैं। अब बात करते हैं उनके कुछ अमेजिंग और यूनिक फीचर होते हैं रेप्टिलिया के, इसी कारण से ये एम्फीबिया से थोड़े ज़्यादा ग्रो हुए और सक्सेसफुल हुए। तो उनमें से पहली चीज़ आती है कि चूंकि ये रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो इनके पास एक नोटोकॉर्ड यानी कि एक बैकबोन होती है, और सारे के सारे रेप्टाइल्स एक्टोथर्मिक होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि ये अपना तापमान खुद से नियंत्रित नहीं कर सकते। इनको अगर ज़्यादा गर्मी है तो ठंडे स्थान पर जाना पड़ेगा, और अगर बाहर ज़्यादा ठंडा है तो इनको गर्म स्थान पर जाना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, अन्यथा ये मर सकते हैं। लगभग सारे सरीसृप ओविपेरस होते हैं यानी कि ये अंडे देते हैं और अंडे के थ्रू बच्चों को पोषण मिलता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जो कि विविपेरस होते हैं और वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। अंडों में बच्चों को ओमनियन से पोषण मिलता है। और एक मेजर अंतर जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इनकी स्किन जो है वो टाइम टू टाइम श्रेड होती रहती है। टर्टल्स में भी इनकी स्किन श्रेड होती रहती है। लगभग सभी रेप्टाइल्स के शरीर पर स्केल्स होते हैं। स्केल्स छोटी छोटी प्लेट के समान है जो कि उनकी स्किन ही होती है, और ये स्किन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, या फिर ये कहूँ कि ये स्केल्स इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब रेप्टाइल्स में दोस्तों एक खास बात आई थी कि ये जल के अलावा भी बाहर रिप्रोड्यूस कर सकते थे, क्योंकि इनके अंडों पर नया आवरण आ गया था। क्योंकि एम्फीबिया के जो अंडे होते थे वो लेदरी होते थे और जिलेटिन लाइक होते हैं, लेकिन इनके अंडे बाहर से आवरण युक्त होते थे और वाटर टाइट होते थे, जिससे पानी इनके अंडों में प्रवेश नहीं कर सकता था। एज थ्रू इनके जो अंडे थे उसी तरीके से इनकी स्किन भी थी, क्योंकि एम्फीबिया की स्किन स्मूथ थी और वाटर टाइट नहीं थी, जिससे पानी इनके शरीर में प्रवेश कर जाता था। लेकिन इन रेप्टिलिया के शरीर वाटर टाइट था, इनकी स्किन वाटर टाइट थी, जिससे पानी इनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अब रही बात फर्टिलाइजेशन की, तो रेप्टाइल्स में एक एडवांसमेंट आया था कि इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो सकता था, लेकिन एम्फीबिया में ये एक्सटर्नली होता था और पानी में ही होता था, जिससे रेप्टिलिया को भी एक बड़ा एडवांसमेंट मिला। अब एट दी एंड दोस्तों एक नया सवाल निकल कर आता है कि अगर रेप्टाइल्स सभी टेट्रापोड्स होते हैं तो सांपों के हाथ और पैर कहाँ गायब हो गए। तो अगर इसके आंसर के बारे में बात करूं तो इसके रिलेटेड कई सारी थ्योरीज है, लेकिन वैज्ञानिकों का एक मेजर पोर्शन जेनेटिक म्यूटेशन को इसका मेन रीज़न मानता है, और ये म्यूटेशन लगभग 150 साल पुराना बताया जा रहा है। और आज के जो सांप है उन्हीं सांपों के जो पूर्वज थे उनके आर्म और लेग्स दोनों थी, और साथ ही साथ इवोल्यूशन थ्योरीज इसी रीज़न के बारे में सपोर्ट करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।